नमस्कार, दी वर्ल्ड टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। पीटीआई की खबर के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा चक हेगल के कामकाज से खुश नहीं थे। ऐसा माना जा रहा है कि चक हेगल ने राजनीतिक दबाव के चलते इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि चक हेगल ओबामा की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम में अकेले रिपब्लिकन नेता थे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 68 साल के हेगल नए मंत्री की नियुक्ति तक पद पर बने रहेंगे। हेगल 12 साल तक अपने गृह राज्य नेब्रास्का से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रहे और पिछले कुछ समय में इराक के मामलों में अमेरिका के दखल का विरोध करने लगे थे। तो एक बार आपको फिर बता दें, पीटीआई की खबर के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा चक हेगल के कामकाज से खुश नहीं थे। और अब बात सार्क सम्मेलन की। कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार नेपाल पहुंचेंगे। पीएम मोदी का नेपाल दौरा 26 और 27 नवंबर को होने वाले सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए होगा। पीएम बनने के बाद मोदी की दूसरी नेपाल यात्रा होगी। आपको बता दें कि क्या है सार्क और इस बार सार्क सम्मेलन में क्या है भारत का एजेंडा, देखिए। पिछली बार नरेंद्र मोदी जब नेपाल गए थे तो उनके साथ जीत बहादुर था। जीत बहादुर को अपने परिवार से मिलाने में मोदी ने खास रोल अदा किया था। और जीत बहादुर पीएम मोदी को अपने बड़े भाई जैसा मानते हैं। लेकिन इस बार जब मोदी नेपाल पहुंचेंगे तो उनके साथ जीत बहादुर नहीं बल्कि भारत की वो पॉलिसी होगी जिसे डिप्लोमेसी में भारत की बिग ब्रदर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं जब हिट करने की बात करता हूं तब मेरे मन में 3 प्रमुख बातें हैं। HIT, एक हाईवेज, दूसरा आईवेज और तीसरा ट्रांसवेज। नेपाल को भारत की जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें, हाईवेज दें, आईवेज इंफॉर्मेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से पीएम मोदी का जोर इस क्षेत्र के बाकी देशों के साथ भारत के संबंध को बेहतर बनाने पर है। काठमांडू में हो रहे 18वें सार्क समिट में देशों के बीच कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया जा रहा है और सार्क देशों पर प्रधानमंत्री मोदी भी खास ध्यान दे रहे हैं। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के पीछे मोदी का एजेंडा क्या है, ये बताने से पहले आपको बता दें कि सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई और पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। सार्क के सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क की स्थापना के 3 दशक होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सार्क अपना वजूद तलाश रहा है और इस ग्रुप ने अभी भी सदस्य देशों के बीच व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कोई नया कदम नहीं उठाया है और पीएम मोदी इस हालात को बदलना चाहते हैं। पीएम मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर है सार्क बैंक की स्थापना। नमो सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कस्टम क्लियरेंस को आसान बनाना चाहते हैं ताकि सीमा पार व्यापार और बढ़े। सार्क देशों के बीच सहयोग को बढ़ाकर पीएम अपने खास प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी चाहते हैं कि सार्क देशों के पास यूरोपियन यूनियन की तरह अपनी करेंसी भी हो। सार्क देशों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी और बेहतर है और मोदी इसके जरिए बाकी देशों को अपने पक्ष में लाना चाहेंगे। सार्क सम्मेलन में पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान है।
क्योंकि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। और ये अपने आप में एक मैसेज था कि हम पूरे अपना जो खित्ता है उस खित्ते में ही विकास नहीं चाहते हैं, शांति नहीं चाहते हैं, समृद्धि नहीं चाहते, बल्कि ये साझा करना चाहते हैं इन देशों के साथ। पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी ने कई देशों की यात्रा की है और इस रीजन के हर देश के साथ भारत के संबंधों को एक बेहतर दिशा दी। मोदी की यात्रा का एक ही मकसद रहा है, वो है भारत को एक सुपर पावर के तौर पर पेश करना। और 18वें सार्क समिट में भी भारत का यही एजेंडा सबसे ऊपर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस दौरे से नेपाल को काफी उम्मीदें हैं। इससे पहले अगस्त यात्रा में भारत ने नेपाल के लिए $1 बिलियन की मदद दी थी। पीएम ने अपना नेपाल दौरा पहले के मुकाबले छोटा कर दिया है, लेकिन लोगों की आशाएं अब भी आसमान छू रही हैं। पीएम मोदी की पहल के बाद भारत और नेपाल के संबंधों में एक नई शुरुआत हुई है। मोदी सरकार की विदेश नीति ने दोनों देशों को पहले के मुकाबले ज्यादा करीब लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों देशों के लोगों के बीच के रिश्ते राजनीतिक और व्यापार से कहीं आगे हैं। पीएम मोदी की दूसरी नेपाल यात्रा कई मामलों में अलग होगी और उम्मीदें भी पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं। आपके विकास के अंदर भारत आपकी जितनी आशा आकांक्षा है उसकी पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस यात्रा में अब तक पीएम मोदी और नेपाल के पीएम कोइराला की मुलाकात पर कोई चर्चा नहीं हुई है। भारत की सबसे बड़ी चिंता है नेपाल की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने के साथ साथ नकली नोट भी भेजती है। नेपाल से चीन का प्रभाव दूर करके उसे पूरी तरह से भारत के पक्ष में लाने की कोशिश होगी। नेपाल से निकलने वाली नदियों से भारत में बाढ़ की समस्या पैदा होती है और भारत की इस चिंता पर मीटिंग में चर्चा हो सकती है। नेपाल भारत को अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली बेचकर अपना व्यापार घाटा कम करने की कोशिश करेगा और भारत के साथ बातचीत में ये मुद्दा सबसे ऊपर होगा। दोनों देशों के बीच 2013-14 के बीच व्यापार बढ़कर $4.11 अरब हो गया, जो 2012-13 में $3.63 अरब था। व्यापार और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ा सकते हैं। नेपाल टूरिज्म में भारतीय सैलानियों का करीब 30% हिस्सा है और फिलहाल दोनों देश मिलकर रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि उसका फायदा पर्यटकों को मिल सके। दो रेल लिंक्स पे अभी काम काफी जोर शोर से चल रहा है। एक है जयनगर बारदीबास और एक दूसरी जो विराटनगर जाती है। इसके अलावा दो और रेल लिंक्स अभी प्रोग्राम में है, लेकिन इस पे काम शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से दोनों देशों में व्यापार और टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकेगा, जो लगातार नेपाल में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। परमाणु बम बनाने के लिए वैसे तो आधुनिक तकनीक और शुद्ध इरादे की जरूरत होती है, लेकिन कई बार सिर्फ जिद की बदौलत भी परमाणु बम तैयार कर लिए जाते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जिद्दी देश है। उसकी दो गंदी आदतें हैं, एक आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करना और दूसरी गंदी आदत है परमाणु बम बनाना। पाकिस्तान को एटम बम की लत लग गई। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। पाकिस्तान लगाएगा परमाणु बम की डबल सेंचुरी। पाकिस्तान का बम प्लान।
एटम बम हैं, जिनका आजकल पाकिस्तान में थोक के भाव में उत्पादन हो रहा है। परमाणु बम के प्रति पाकिस्तान के इस प्रेम का खुलासा अमेरिका की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस यानी CFA की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अभी पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु हथियार हैं। वर्ष 2020 तक पाकिस्तान के पास इतनी परमाणु सामग्री होगी जिससे 200 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइलों सहित परमाणु हथियारों के लिए 11 डिलीवरी प्रणालियां या तो विकसित कर ली हैं या विकसित कर रहा है। यानी पाकिस्तान इन दिनों अपनी पूरी ताकत के साथ परमाणु भंडार को समृद्ध बनाने में जुटा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे परमाणु बमों का पाकिस्तान करेगा क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो जी ने कहा था, वी विल ईट ग्रास बट वी विल मेक बम। हम घास खाएंगे और घास खाने की भी नौबत आए फिर भी हम बम बनाएंगे। सोच वहां से शुरू हुई है। पाकिस्तान समझता है कि न्यूक्लियर बम बनाने से उसको एक अवैध कवच मिल रहा है और भारत से मनमानी करने की उसको शक्ति मिल रही है। दूसरा जो उसका कारण है न्यूक्लियर बम बनाने का और आर्सेनल रखने का, कि वो समझता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका वो नेतृत्व करेगा और मुस्लिम वर्ल्ड में वो पहला मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट बना है और वहां से फिर बाकी मुसलमान जो धनी देश हैं उनसे फंडिंग लेगा। CFA ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर तैयार रिपोर्ट में आशंका जताई है कि उसके परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। अमेरिका को पहले ही इस बात का डर है और वैसे भी परमाणु बम बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं लगती। न्यूक्लियर बम वेयर हाउसिंग में रखा जाएगा, स्टोर हाउस में रखा जाएगा, उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। तीसरी बात है कि साबोटाज और एक्सीडेंट को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो यदि इतने काफी मात्रा में न्यूक्लियर बम रखे जाएंगे और उसको यदि साबोटाज किया जाता है किसी भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के, उनके द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि किस मैग्नीट्यूड के खतरा की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को परमाणु बमों के उत्पादन करने की इतनी जल्दी मची हुई है तो जाहिर तौर पर इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ये बात एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कठिन स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरवादी ताकतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और अलकायदा, हक्कानी ग्रुप और हाफिज सईद ने ये घोषणा कर रखी है कि हमको भारत को खत्म करना है, लाल किले पर झंडा फहराना है। कहने को ये फातूनी सोचे हैं, लेकिन अगर इन आतंकी बंदरों के हाथ में वो हथियार आ जाते हैं जिसकी संभावनाएं पूर्ण हैं, तो निश्चित तौर पर भारत पर वो हमला करेंगे और ऐसी स्थिति में भारत को तैयार रहना चाहिए। परमाणु हथियारों के प्रति पाकिस्तान का प्यार अब जग जाहिर हो गया है। हालांकि पाकिस्तान को इस बम प्लान की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे विध्वंस के हथियार बनाने से अच्छा होता कि पाकिस्तान अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2020 आने में अभी 5 साल से ज्यादा का वक्त है। वैसे आपको बता दें कि परमाणु बम बनाने के मामले में पाकिस्तान इस समय भी भारत से आगे ही है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 100 से 120 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 90 से 110 के बीच है। चीन के पास 250 परमाणु हथियारों का भंडार है। दुनिया में सिर्फ 2 सुपर पावर देशों रशिया और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों में कटौती की है, जिनके पास पूरी दुनिया के 93% परमाणु हथियार मौजूद हैं। रशिया ने परमाणु हथियारों की संख्या 10,000 से घटाकर 8500 कर दी है, जबकि अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार 8,000 से घटाकर 7700 किए हैं। फ्रांस के पास परमाणु हथियारों की संख्या 300 है, जबकि ब्रिटेन के पास 225 और इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया है, जिसने रविवार से काम करना शुरू कर दिया है। परेशानी इस बात को लेकर है कि चीन के हाइड्रो पावर स्टेशन से भारत और बांग्लादेश में चीन से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की रफ्तार प्रभावित हो सकती है
और डर इस बात का भी है कि चीन के हाइड्रो पावर स्टेशन से दोनों देशों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की कई नदियां तिब्बत से निकलती हैं, जिनका पानी भारत के एक बड़े हिस्से और बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है। बिजली पैदा करने के नाम पर चीन दे रहा है भारत को बाढ़ का गिफ्ट। चीन का हैप्पी न्यू ईयर प्लान। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक घुसपैठ करने वाला चीन अब भारत को डुबोने की फिराक में है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर अपनी सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसने भारत और बांग्लादेश के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत और बांग्लादेश की चिंताओं को बढ़ाने वाली यारलुंग ज़ेंगबो नाम की परियोजना तिब्बती क्षेत्र में है, जो चीन के इलाके में पड़ता है। परेशानी इस बात को लेकर है कि इस परियोजना से भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में बाढ़ और भूस्खलन जैसे संकट का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बांध की वजह से न सिर्फ भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की रफ्तार कम हो सकती है, बल्कि अगर चीन बांध से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ता है तो बाढ़ का गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पहाड़ी झरनों से पैदा होती है, जहां से ये उत्तर पूर्वी भारत की ओर बहती है और फिर बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाती है। लेकिन चीन अब इस नदी को ऊर्जा के स्रोत के तौर पर देख रहा है। यारलुंग ज़ेंगबो पनबिजली योजना के अलावा चीन कुछ और बांध भी बना रहा है, जिससे हिमालय के इलाके में नाजुक पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि चीन ने भारत के डर को ये कहते हुए खत्म करने की कोशिश की है कि उसका मकसद पानी की रफ्तार को रोकना नहीं है और इसे सालाना 2.5 अरब किलोवाट बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, वो डैम जो है रिजर्वोयर वाला नहीं है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। वो हम लोगों को पहले से जानकारी था, तो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता वो कहा ना, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, वो खबर तो ये कहता रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता का बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जो जानकारी है वो भारत को पहले से जानकारी है। दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत में समुद्र तल से 3,300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद यारलुंग ज़ेंगबो हाइड्रो पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन रविवार को शुरू हो गया है। चीन ने इस परियोजना की शुरुआत का ऐलान करते हुए कहा है कि इससे ज़ेंगबो नदी के पानी का सही उपयोग हो पाएगा और इस इलाके में बिजली की किल्लत से लोगों को छुटकारा मिलेगा। लेकिन पर्दे के पीछे के खेल को देखें तो ऐसा लगता है कि चीन ने नए साल से पहले भारत को बाढ़ वाला गिफ्ट दे दिया है। चीन ने भारत और बांग्लादेश को तोहफे में एक ऐसी मुसीबत दी है जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।